परवीन बाबी के हाथ में चाकू था और सामने महेश भट्ट थे। वो फर्श पर लेटी हुई थीं और महेश भट्ट से कह रही थीं, चुप हो जाइए, इस कमरे में कोई है, वो मुझे मार देगा। उसके बाद उन्होंने एक बहुत बड़े सुपरस्टार का नाम लिया था। क्या था वो किस्सा? क्या वजह थी कि महेश भट्ट ने यह कहा था कि एक पागल के साथ रहना क्या होता है, आप मुझसे पूछिए। जिस हीरोइन के लाखों करोड़ों चाहने वाले थे, जिसके बारे में कहा गया कि उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में हीरोइन के ग्लैमरस होने की जो परिभाषा है बदल कर रख दी, वो जब मरी तो 2 दिन बाद जाकर पता चला। कहानी परवीन बाबी की, और ये कहानी बॉलीवुड की उस सच्चाई को दिखाती है जो पर्दे की रंगीनियों से बिल्कुल अलग है। ये कहानी ऐसी है जो जब आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे कि एक सुपरस्टार हीरोइन के साथ भी ऐसा हो सकता है। परवीन बाबी गुजरात में जूनागढ़ में पैदा हुई थी। अपने माता पिता की इकलौती संतान थी और 14 साल बाद जाकर उनके माता पिता को जो है औलाद नसीब हुई थी। स्कूल के दिनों में ही एक वाकया हुआ जिसने परवीन बाबी को बुरी तरह से हिला कर रख दिया। अहमदाबाद में उस वक्त दंगे हुए थे और परवीन बाबी उस वक्त स्कूल में थी और स्कूल की जो टीचर थी, जो नन थी वहां पर, उन्होंने परवीन बाबी को गद्दों में छिपाकर ट्रक में भेजा था सुरक्षित। उस वक्त परवीन बाबी को लगा था कि उन्हें मार दिया जाएगा और कहते हैं ये पहला झटका था जिंदगी का। ये डर उनके मन में घर कर गया था कि उन्हें कोई मार देगा। खैर, पढ़ाई हुई, कॉलेज पहुंची, मिनी स्कर्ट पहनकर सिगरेट पी रही थी कि एक फिल्म मेकर की नजर उन पर पड़ गई। फिल्म मेकर थे BR इशारा, अपने जमाने के मशहूर फिल्म मेकर। इशारा साहब ने उसी वक्त तय कर लिया कि ये मेरी फिल्म की हीरोइन होगी। सलीम दुर्रानी उस वक्त क्रिकेटर हुआ करते थे, फिल्मों में डेब्यू कर रहे थे। सलीम दुर्रानी के साथ पहली फिल्म मिली चरित्र। फिल्म सुपर फ्लॉप रही, लेकिन फिल्म फ्लॉप होने के बाद भी परवीन बाबी सुपरहिट हो गई। उनका अंदाज ऐसा था कि फिल्म इंडस्ट्री में हलचल मच गई कि एक ऐसी हीरोइन आई है जो बहुत बोल्ड है। उसके बाद पहली सुपरहिट फिल्म दी मजबूर। उससे पहले डैनी के साथ एक फिल्म में काम किया, डैनी डेंजोंगक्वा के साथ। उनके साथ अफेयर शुरू हो गया, हालांकि बहुत कामयाब नहीं रहा वो अफेयर। यहाँ दूसरा झटका परवीन को लगा। अच्छा, जिन दिनों स्टार थी ना, अपने साथ एक बहुत छोटा शीशा रखा करती थी, मोबाइल से भी छोटा। कहाँ तो दूसरे स्टार्स जो हैं वो बड़े बड़े शीशे में अपना चेहरा देखा करते थे, लेकिन परवीन बाबी एक बहुत छोटा सा शीशा अपने पास रखा करती थी। उनका कहना था कि इसकी वजह ये थी कि उस शीशे पर लिखा हुआ था, मैं बहुत हसीन हूँ, इसीलिए वो उस शीशे को इस्तेमाल करना जो है पसंद करती थी। खैर, परवीन का फिल्मी सफर शुरू हुआ। परवीन बाबी के हुस्न का जादू ऐसा था कि 1976 में टाइम मैगजीन ने परवीन बाबी को अपने कवर पेज पर जगह दी थी, जहां किसी भी इंडियन हीरोइन को उस वक्त तक जगह नहीं मिली थी। और परवीन बाबी के दीवानों का आलम यह था, बॉब क्रिस्टो एक ऑस्ट्रेलियन थे, वो परवीन बाबी के इश्क में इस कदर दीवाने हो गए कि मुंबई आकर बस गए। बॉब क्रिस्टो ने यहां एक्टिंग भी की। अरमान ये कि शायद मुंबई में रहूंगा तो परवीन उनकी जिंदगी में आ जाएं, लेकिन परवीन उनकी जिंदगी में नहीं आई। एक से बढ़कर एक फिल्में उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ की और धीरे धीरे जो है गाड़ी आगे चलने लगी। इस दौरान कबीर बेदी के साथ अफेयर हुआ, लेकिन वो भी ज्यादा वक्त नहीं चला। कबीर बेदी विदेश चले गए, परवीन बाबी अकेली पड़ गईं। उसके बाद परवीन बाबी की जिंदगी में महेश भट्ट आए। अपनी पत्नी को छोड़कर, अपनी बेटी को छोड़कर महेश भट्ट परवीन बाबी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे और कहते हैं बहुत मजबूत इनका रिश्ता जो है वो उस वक्त हुआ करता था। उसी दौरान
महेश भट्ट ने ये देखा कि परवीन बॉबी कुछ अजीब किस्म की हरकतें करती हैं, कुछ अजीब तरह से बर्ताव करती हैं। कभी वो कहती थीं कि जिस कार में हम जा रहे हैं उसमें बम है। ऐसे ही एक बार महेश भट्ट जब परवीन बॉबी के घर गए, आमतौर पर बहुत सिंपल रहती थी वो, किसी सुपरस्टार की तरह नहीं रहती थी, लेकिन उस दिन जब महेश भट्ट गए तो परवीन बॉबी अपनी फिल्म के कॉस्ट्यूम में थी, ज़मीन पर लेटी हुई थी, हाथ में चाकू था। कहा कि वो मुझे मार देंगे। महेश भट्ट ने पूछा कौन? अमिताभ बच्चन का नाम लिया। महेश भट्ट वहाँ समझ गए कि कहीं ना कहीं इनकी बीमारी जो है वो बढ़ चुकी है। डॉक्टर को दिखाया गया। स्किज़ोफ्रेनिया नाम की बीमारी जो है वो उन्हें हो गई थी, जिसमें इंसान को ये डर रहता है कि कोई उसे मार देगा। सिर्फ ये डर ही नहीं था, उन्होंने बाकायदा अमिताभ बच्चन के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई, कोर्ट में केस हुआ, लेकिन वो कोई सबूत पेश नहीं कर पाई और इस मामले का फिर कुछ नहीं हुआ। इस दौरान फिल्में छोड़कर अचानक विदेश भी चली गई, और जब विदेश गई तो कहते हैं वहां जब एयरपोर्ट पर उनकी चेकिंग की जा रही थी तो सिक्योरिटी गार्ड को देखकर भी वो चिल्लाने लगी, कहने लगी कि ये मुझे मार देगा, चेकिंग नहीं करने दे रही थी। उसके बाद अथॉरिटीज़ जो हैं उन्होंने परवीन बॉबी को मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया। कई दिन तक कहते हैं वो वहाँ मेंटल हॉस्पिटल भी रहीं। फिर एक आध्यात्मिक गुरु की शरण में गईं। उन्होंने कहा कि आप फिल्में छोड़ दीजिए, आप या तो फिल्में चुन लीजिए या अपनी ज़िंदगी चुन लीजिए। परवीन बॉबी ने ज़िंदगी को चुना और फिल्मों से जो हैं गायब हो गई। और उसके बाद जब लौटी तो वज़न बढ़ चुका था, कई तरह की बीमारियां उन्हें हो गई थी, गैंग्रेन नाम की बीमारी उन्हें हो गई थी, पैरों की, व्हीलचेयर का इस्तेमाल उन्हें करना पड़ता था। और इसका पता तब चला जब उनके फ्लैट से बदबू आने लगी। आसपास लोगों ने देखा कि फ्लैट से बदबू आ रही है, बाहर 2 दिन के अखबार पड़े थे, दूध के पैकेट पड़े थे। पुलिस को इत्तला की गई और जब देखा गया तो अंदर परवीन बॉबी की लाश पड़ी थी जो बेहद ख़राब हालत में थी, सड़ चुकी थी। यही समझा गया कि परवीन बॉबी की मौत 2 दिन पहले ही हो चुकी थी। उस वक्त जब वो मरी ना तो उनकी डेड बॉडी को क्लेम करने के लिए कोई नहीं था। उस वक्त महेश भट्ट आगे आए, उन्होंने उस डेड बॉडी को क्लेम किया। महेश भट्ट फिल्म जहर का एडिट कर रहे थे जब उन्हें फोन आया कि परवीन बॉबी नहीं रही। भट्ट साहब ने उसके बाद वो लम्हे बनाई अपने और परवीन बॉबी के रिश्तों पर, और आखिरी वक्त में अगर कह सकते हैं कि कोई परवीन बॉबी के साथ रहा मौत के बाद तो वो महेश भट्ट थे। अच्छा, आखिरी वक्त जो था ना उनका, जो आखिरी कुछ साल थे, उस दौरान बहुत ज़्यादा डरने लगी थी। कोई इंटरव्यू लेने जाता था तो उसे अपना खाना चेक करने को कहती थी कि तुम ये खाना चेक करके देखो कहीं इसमें जहर तो नहीं है। मेकअप लेने में डरती थी, उन्हें लगता था इसमें जहर मिला दिया गया है और उनकी स्किन छिल जाएगी। उन्हें ये डर बहुत बहुत ज़्यादा सताता था कि मुझे मार दिया जाएगा, मैं मर जाऊंगी। और शायद इसी डर ने और उनकी जो बीमारियां थी, उन्होंने ही परवीन बॉबी को शायद वक्त से पहले उनकी चमक को भी फीका कर दिया और वक्त से पहले ही वो इस दुनिया को भी छोड़कर चली गईं। मौत के बाद भी परवीन बॉबी से जुड़े विवाद खत्म नहीं हुए। जायदाद को लेकर विवाद हुआ। जब परवीन बॉबी ने अपनी जायदाद लिखने की सोची तो उन्हें लगा कि मैं तो अकेली हूं, कोई है ही नहीं, किसके नाम करूंगी। तो जायदाद जब सामने आई, वसीयत जब पढ़ी गई, कहा गया कि 80% पैसा ऐसी संस्था को दे दिया जाए जो गरीब बच्चों की देखभाल करती हो। इस पर भी उनके रिश्तेदार सामने आए, कोर्ट में केस चला, 11 साल केस चला और फिर जाकर ये तय हुआ, कि फाइनल हुआ कि ये जो वसीयत है ये परवीन बॉबी की ही है और इसके मुताबिक उनका 80% पैसा जो है वो गरीब बच्चों को दिया जाएगा।
ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।